कल हमने अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पे बात की और शुरू में ही अनुरोध कर दिया था कि कल का वीडियो मोटे तौर पर इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स के कहने पे बनाया जा रहा है, जो ये ऐसा चाहते थे। और हम आश्चर्यचकित हैं कि कल से लेकर आज तक बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आए इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स के, BAMS स्टूडेंट्स के, इंटर्न्स, PG PhD स्कॉलर्स, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स और शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों की, जिनमें कुछ सीनियर भी हैं। और सचमुच हम हैरान हैं कि इतना ज़्यादा कल वाले वीडियो को अप्रिशिएट किया गया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन साथ में एक आग्रह किया गया कि हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ को आगे बढ़ाएं और आज हम रेस्पिरेटरी एलर्जी या नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी के ऊपर चर्चा करें। नमस्कार, आप लोगों की बात मानते हुए हम रेस्पिरेटरी एलर्जी के ऊपर ही बात करेंगे, नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी के ऊपर। लेकिन हमारा टारगेट ऑडियंस आज भी इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स रहने वाले हैं, क्योंकि हम उस तरह से बोलने जा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स जो अब वापस घर आना चाहते हैं, होम कमिंग, अब लौट चलें आयुर्वेद की ओर, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम बहुत सिंपल बात करें, हार्ट टू हार्ट टॉक करें, लेक्चर नहीं दें, उनको बात समझाएं और वो अपनी प्रैक्टिस में ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर पाएँ जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी लोग भी पूरी तरह से इसको सुन सकते हैं, लाभ तो सबको बराबर मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि एलर्जी जब होती है तो एलर्जी क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है, पर फिर भी मुझे बोलना है। देखिए, इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का काम होता है शरीर की रक्षा करना। अब मान लीजिए बाहर से कोई ऐसी चीज आ जाए शरीर के अंदर जो खतरनाक नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को लगता है कि यह खतरनाक है और इम्यून सिस्टम उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर देता है। और उसके क्या होता है, जब अटैक करता है तो शरीर में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। शरीर में कुछ मास्ट सेल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, सीरोटोनिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्स, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, साइटोकिन्स भी होती हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स शरीर में पैदा करते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए था, जो बाहर से चीज़ आ रही थी वो बिल्कुल हानिकारक नहीं थी और बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है किसी किसी व्यक्ति का, और जब ऐसा होता है तो वो हानिकारक जो चीज़ें नहीं होती हैं उनको भी हानिकारक समझ लेता है, अटैक करता है। जब ये सारी सब्सटेंसेस बनती हैं ना, तो इसके कारण बॉडी में बहुत कुछ होता है और वही जो रिएक्शन है बॉडी का, उसी को एलर्जी कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। हम बात करें नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी की, तो आपके पास तो भरमार होती है ना नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी के पेशेंट्स की। अब नाक में एलर्जी होगी तो नेज़ल, ये राइनाइटिस होगी, एलर्जिक राइनाइटिस। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बार बार आपके पास वो आते हैं, ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, आप भी थक जाते हैं कि क्या करें, आप भी सोचते हैं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थ्रोट की एलर्जी हो जाती है, नाक में होती है, गले में भी होती है। कुछ लोगों को उसके कारण टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। तो एलर्जिक क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस, यानी फेरिंग्स में भी इन्फ्लेमेशन है और टॉन्सिल्स में भी है। और कुछ लोगों को एलर्जिक साइनोसाइटिस हो जाती है और ये बड़ी प्रॉब्लम देती है। और कई बार तो सच क्या है, कई बार तो डायग्नोसिस करने में दिक्कत आती है कि ये साइनोसाइटिस है कौन से, ये बैक्टीरियल है या ये एलर्जिक है। बहुत सारी मिक्स्ड पिक्चर आती है और कभी कभी दिक्कत तब आती है जब एलर्जी के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर ऐड हो जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सारा ऊपर का सिस्टम है और एलर्जी के कारण ही यूस्टैकिन ट्यूब में और मिडल ईयर में भी इन्फ्लेमेशन होती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। ओटाइटिस मीडिया उसके कारण भी हो जाता है।
हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए जो अक्सर हम भूल जाते हैं। इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण जब कोई पूछा जाता है, सब लोग एक बताते हैं, इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इन्फेक्शन। और इन्फ्लेमेशन का दूसरा बड़ा कारण क्या है? एलर्जी। ये हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो कहीं इन्फ्लेमेशन मिले तो ये भी सोचिए कि यहाँ कहीं एलर्जी तो नहीं है। तीसरा कारण भी बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं और प्रॉब्लम आती है। ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून सिस्टम, अगर ऑटो इम्यूनिटी हो, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक कर दे, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में होता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेमेशन का। चलो वापस आते हैं। एलर्जी से इन्फ्लेमेशन होती है, नाक में इन्फ्लेमेशन, साइनसेस में इन्फ्लेमेशन, गले में यानी फेरिंक्स में या कंठ जिसको बोलते हैं, और फिर बोला टॉन्सिल्स में, तो टॉन्सिलाइटिस हुई। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं। अब थोड़ा और नीचे चलिए, लेरिंजाइटिस एलर्जिक होती है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। स्वर भेद जिसको कहता है, गला बैठ जाता है, पता भी नहीं चलता क्यों ऐसा हो रहा है। और नीचे ट्रैकियाइटिस होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, और ब्रोंकियल एस्मा होता है, तमक श्वास, एलर्जिक ब्रोंकियल एस्मा। इतना कुछ होता है एलर्जी से। तो डायग्नोसिस करने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मुझे उसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें डायग्नोसिस पे नहीं करूँगा। कम शब्दों में आपको पूरी बात कहना चाहता हूँ। तो जब आपके पास एलर्जी का पेशेंट आता है तो आप क्या देते हैं? एंटीहिस्टामिनिक। तो आप सोचते हैं कि आयुर्वेद में एंटीहिस्टामिनिक नहीं है क्या? है, आयुर्वेद में एंटीहिस्टामिनिक भी है। और जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स भी देते हैं आप, हमारे पास वो भी है। तो तीन, मैं देखिए पहले अच्छे से इस बात को समझ लिए, ये मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत मामूली सुपरफिशियल लेवल पे हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि उसको, किसी को अगर राइनाइटिस होती है एलर्जी से या गले में हो रही है, और उससे क्या होता है, उसके कारण उसको स्टफीनेस हो रही है, नाक में बंद हो रहा है ना, नाक बंद हो रहा है, गला थोड़ा बंद हो रहा है, या जो नेजल डक्ट्स होती हैं, पैरानेजल सेंसेस से आती हैं, वो बंद होती हैं, साइनस होता है, तो हम नेजल डीकंजेस्टेंट जो है ना कोई औषधि देते हैं, सुखाने वाली। अपने पास भी है ना, धतूरा है, बहुत अच्छा है। तो धतूरे का कोई योग, एक तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, दूसरा कम पता है, वो भी बता देता हूँ। एक कॉमन योग कौन सा है? नारदीय लक्ष्मी विलास रस। उसमें धतूरा होता है, नेजल डीकंजेशन करता है, टैबलेट दीजिए, गोली दीजिए, और थोड़ी देर में नाक खुल जाती है। बहुत अच्छी बात है, टेम्परेरी है। तो हमारे पास भी है आयुर्वेद में। और उसके साथ एक और है, कभी कभी आप ऐसा करके देखिएगा कि कभी जब दाह वगैरह ज़्यादा हो ना, तो आप नारदीय लक्ष्मी विलास रस की जगह ना सूत शेखर रस दीजिए। तो सूत शेखर रस में भी धतूरा की भावना होती है। 21 भावना है धतूरा की, 21 तो नहीं है, लेकिन उसमें मुझे 21 भावना धतूरा की नहीं है। 21 भावना तो सॉरी मैं भूल गया, 21 भावना भृंगराज की है, गलती हो गई सॉरी, लेकिन धतूरा उसमें है। और धतूरा डालने से क्या होता है कि उसमें नेजल डीकंजेशन करता है वो। फिर एक और चीज़ है, उसी से मिलती जुलती चीज़ है, हमारे पास अजवाइन होती है, तो अजवाइन से भी नेजल डीकंजेशन होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नेजल डीकंजेशन करती हैं। कुछ आगे और बताएंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से जो फर्स्ट एक यूँ समझ लीजिए लेवल पे जो मेडिसिन होती है, लेकिन उसके साथ सिक्रेशन भी बहुत हो रहा होता है। तो सिक्रेशन को कम करना है आपने, तो इसके लिए आपको एक और अच्छी चीज़ बताते हैं, 2-3 अच्छी चीज़ें बताते हैं। एक स्फटिक होती है ना, स्फटिक, फिटकरी, शुभ्रा, ये स्फटिक भस्म, तो वो जो है ना वो बहुत अच्छी एस्ट्रिंजेंट है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और खदीर, खदीर खाएंगे थोड़ी देर में इफेक्ट आता है, स्फटिक का इफेक्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है, उससे भी जल्दी इफेक्ट धतूरा का आता है। तो ये मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो और प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनके लिए गोदंती बहुत अच्छी। तो आप क्या करें, अब गोदंती भस्म है, अब
सिर दर्द भी होती है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार होता है, एलर्जी हो रही है, दर्दें भी हो रही है, बॉडी एक्स भी होती हैं, सिर में दर्द हो रही है, तो उसमें एक पेन किलर डाल सकते हैं। और पेन किलर 2-3 है अपने पास। वत्सनाभ है, बहुत अच्छा है। गोदंती भी पेन किलर है, अगर उसे आप अच्छी बड़ी मात्रा में देते हैं तो बहुत अच्छी पेन किलर है। और एक और पेन किलर बताते हैं आपको, मज़ा आएगा। जायफल, जायफल बहुत अच्छा पेन किलर है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन कुछ पेन किलर इफेक्ट लौंग का आता है, तो लौंग आदि बटी, लवंग आदि बटी भी देते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये सारे योग हैं। जैसे आप त्रिभुवन कीर्ति रस दे देते हैं या मृत्युंजय रस दे देते हैं, तो उसके अंदर धातु, उसके अंदर वत्सनाभ है, तो वो काम करेगा, क्योंकि उसमें वत्सनाभ है ना, तो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक का काम करेगा। ये प्राइमरी लेवल की बातें हो रही हैं सारी। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, आपको लगता है कि इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है, जो जिनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह आयुर्वेद से छूट जाता है, तो उनको मैं याद करा रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में ऑब्वियसली स्टीम इनहेलेशन वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये प्राइमरी लेवल पे होता है। ओके, प्राइमरी लेवल पे होता है, लेकिन इससे काम थोड़ी चलता है। अब आपको क्या चाहिए? आपको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स चाहिए जो मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करें। ठीक है, तो आप मॉडर्न मेडिसिन में भी ऐसे देते हैं ना, तो इसमें भी आप दीजिए, हम आपको बताते हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो औषधियाँ हैं ना, एंटी एलर्जिक, बहुत अच्छी अच्छी हैं। वो एक्चुअली मास्ट सेल इनहिबिटर्स होते हैं, मास्ट सेल के अंदर से ग्रेन्यूल्स नहीं निकलने देते, हिस्टामीन वगैरह को निकलने से रोकते हैं। और कौन कौन सी औषधियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी औषधि आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक जो है वो है शटी, जिसको कहते हैं कपूर कचरी, और उसका बोटेनिकल नाम होता है हेडिकिम स्पाइकेटम, कपूर कचरी। उसको देते हैं कहाँ? जब छर्दी होती है ना, वॉमिटिंग, उल्टी, तो छर्दी रिपू वटी या छर्दी रिपू रस उससे बना हुआ है, उसमें देते हैं, हिक्का में देते हैं। अरे आप उसको इसमें दे दिए, एलर्जी में दीजिए, बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक है। इसके साथ दूसरी एंटी एलर्जिक जो है वो मुलेठी है, बहुत बढ़िया एंटी एलर्जिक है। कुछ और अच्छी इफेक्टिव एंटी एलर्जिक्स बताते हैं। तीसरी बहुत इफेक्टिव है, आप सबको पता होगा, कंटकारी, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, बहुत बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और चौथे नंबर पर तो सब लोग यूज़ करते हैं एलर्जी में, हरिद्रा, हरिद्रा खंड। हमारी प्रैक्टिस में हरिद्रा बेचारी को चौथा स्थान मिला, पहले नंबर पे शटी आई, बहुत इफेक्टिव। आप बोलिए ना कि डॉक्टर वशिष्ठ एक औषधि बताइए जो किसी भी प्रकार की एलर्जी में देनी है, चाहे वो नेजोब्रोंकियल एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है, फूड एलर्जी है, आई एलर्जी, कुछ भी है, मैं बोलूँगा एक देनी है तो आप कपूर कचरी दे दो। डोज जो मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट जो आप चाहें, ये छठी अकेले होती है, उसके साथ आप मुलाठी या मध्यवेष्टि मिला लीजिए, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे मुलाठी थी। तीसरे नंबर पे हमें जो मिली वो कंटकारी थी, बेचारी हरिद्रा चौथे नंबर पे रह गई। सारी दुनिया नंबर 1 पे हरिद्रा खंड लिखते हैं, आप भी लिखते होंगे, लेकिन अब छठी को नंबर 1 पे लाइए भाई, बहुत काम किया है 30 बरस, हमारे अनुभव का लाभ लीजिए, अपने पेशेंट तक लाभ दीजिए। और इसके साथ कुछ और चीज़ें बताते हैं जो एंटी एलर्जिक हैं। ये जहर मोहरा होता है ना, जहर मोहरा पत्थर है, इसकी भस्म आती है, बहुत इफेक्टिव है, और यशद भी बहुत अच्छी है। तो हमने क्या किया, इतने साल काम करने के बाद हमने शटी और मुलाठी मध्यवेष्टि दोनों को लिया, और इधर से हमने जहर मोहरा लिया और यशद लिया, चारों को मिला लिया और एक टैबलेट बना दी, लर्जेक्स टैबलेट, LERGEX। आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स उसको जानते होंगे, वो बहुत फेमस है, उसको यूज़ होती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी में यूज़ होती है। अच्छा, अब जब आप एलर्जी का ट्रीटमेंट करेंगे तो आचार्य क्या कहते हैं कि जब रोग बल ज़्यादा हो या तीव्र हो तो आप मुहुर्मुहु दे सकते हैं। ये जितनी औषधियाँ मैं बोल रहा हूँ ना, कल भी मैंने मात्रा पे बोला था, आज भी मैं कुछ मात्रा पे बोलता हूँ। भाई मात्रा तो होनी चाहिए पूरी, अगर आप पूरी मात्रा नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो पूरी मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है तो दीजिए। अगर आप उतनी मात्रा, पेशेंट आपका कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट दे दीजिए। एक बात, एक डोज 3 से 6 ग्राम है, लेकिन अगर उसके दोष ज़्यादा हैं, एलर्जी ज़्यादा है, हिस्टामीन बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 6-6 घंटे में देंगे,
नहीं नहीं, आपको हाँ हो सकता है हर 2 घंटे पे डोज देनी पड़े, मुहुर्मुहु वारंवार फ्रीक्वेंटली आप दीजिए। पेशेंट को कुछ घंटों में इंप्रूवमेंट आएगा अगर एलर्जी बहुत ज्यादा है। नेजोब्रोंकिल की बात कर रहा हूँ, अभी खास करके नेजल की बात कर रहा हूँ। कई बार बहुत ज्यादा होती है, छींकें आती है, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे 100 200 छींक मार देते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे छींकों की संख्या कम आती है। 150 से 100, 200 से 150 आएगी, 125 आएगी, 150 25, धीरे धीरे बंद हो जाता है, पेशेंट ठीक नहीं होने लगता है। तो ये मैं कह रहा हूँ आपको ऐसी मास्ट सेल की इनहिबिशन के लिए ये सारी औषधियाँ देनी है जो हमने आपको गिनाई। शिरीष भी दे सकते हैं, दुग्धिका भी दे सकते हैं, बहुत सारे हैं, मैं सारी ज़्यादा गिनाऊंगा नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और जितनी मैं बोल रहा हूँ ना सारी मत दीजिए एक साथ, एक दे दीजिए, कोई 2 दे दीजिए। जब दीवार में कील ठोकना हो ना तो हथेली से मत ठोकिए, हथौड़े से ठोकिए। और डोज को कहते हैं हथौड़ा, ज़्यादा बड़ी डोज दीजिए ना, बार बार दीजिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रिजल्ट तो आने वाला है। तो जब आप किसी पे जो एक्यूट एलर्जी में पेशेंट आया, शुरू में तो आपने वो धतूरा वगैरह जो मैंने बोला था वो दे दिया, उसको थोड़ा अच्छा लगा, धतूरा दे दिया, मतलब नारदी लक्ष्मी विलास, बसनाव दे दिया, गोदंती दे दी, स्फटिक दे दी, ये सारा कुछ आपने दे दिया, ओके, उसको थोड़ा अच्छा लगा। फिर बाद में कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक आप ये सब औषधियाँ दिए जा रहे हैं, जो जितनी अब हरिद्रा खंड दे रहे हैं, या शिरीषादि क्वाथ आता है वो दे रहे हैं, या कंटकारी अवलेह दे रहे हैं, या ये जो व्याघ्री हरितकी आती है ये दे रहे हैं, यष्टि आदि चूर्ण दे रहे हैं, शटी आदि चूर्ण दे रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप क्लासिकल योग दीजिए या आप हमारे लर्जक्स दीजिए, वो आपकी इच्छा है, ओके। तो ये सारा देते देते आपको लगता है कि एक लेवल के बाद पेशेंट थोड़ा रिस्पॉन्ड कम करता है, तो आपको लगता है कि अब कुछ और चाहिए, तो ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं जाते आगे और रुक जाते हैं। तो रिजल्ट पूरा जितना वो दे सकते हैं आयुर्वेद से उतना देते नहीं है, तो एक स्टेप और आगे जाइए ना। एलर्जी का 3 स्टेप पे ट्रीटमेंट होगा। शुरुआती एक मैंने बता दिया ना, नारदी लक्ष्मी विलास वाला, दूसरा ये बता रहा हूँ ये शटी मधुयष्टि कंटकारी वाला, और तीसरा स्टेप आपको क्या देना है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको बड़े फेमस डॉक्टर बना सकता है एलर्जी का। अगर आप चाहें तो उस लेवल तक जाइए, और आपको क्या देना है, आपको पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है। बहुत कम लोग करते हैं, मुझे पता है, बहुत देखा है, बहुत कम लोग जाते हैं वहां तक, लेकिन जो जाते हैं, जितने बड़े बड़े वैद्य होते हैं जिनका बड़ा नाम होता है वहां चले जाते हैं, वो लेवल पे मेडिसिन दे देते हैं। पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा, और वो 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली होती है और एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि इम्यूनिटी पे काम करने वाली औषधियां हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए आपके पास एलर्जी का पेशेंट आया, आपने उसको पहले लेवल का दिया, फिर दूसरे लेवल का दिया ट्रीटमेंट, और उसके बाद अब आप सोचते हैं कि मुझे इसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर कौन सी दे सकते हैं? हम 3-4 आपको अच्छे बताएंगे, कल भी बताए थे, आज भी बताते हैं। 2-3-4 तो बहुत अच्छे, इफेक्टिव, रिलायबल, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, वो है कौन कौन से? अश्वगंधा है, कितना अच्छा इफेक्टिव है। अश्वगंधा तो ईश्वर का वरदान है मानवता को, मैं कहूँगा, बहुत उसके एक्शंस हैं। तो उसमें से एक ये है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, और दूसरा बहुत इफेक्टिव है भल्लातक। आप में से कई लोगों को लगता होगा यार ये तो विश्व है, इसको यूज नहीं करेंगे। अरे बाबा मान जाइए, ये बहुत इफेक्टिव है। आचार्य चरक ने ऐसा कहा कि ये अमृत है, इसी के ऊपर अमृत भल्लातक योग बना हुआ है, और कहा कि भल्लातक अमृत है, और दुनिया में कोई ऐसा कफ का रोग नहीं है जो इससे ठीक नहीं होता, और दुनिया कोई ऐसा अवरोध नहीं है जो इससे ठीक नहीं होता। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी औषधि है। अब आप बोलेंगे कि इसका एलर्जी से क्या मतलब है? सीधा बताया ना आचार्य चरक ने कि कफ का कोई रोग, कफ क्या है? ये जो बलगम निकलती है वो कफ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कफ है बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम। सीधा सीधा आचार्य चरक कह रहे हैं कि ये इम्यून सिस्टम पे काम करने वाली दवाई है। और आपने सुना होगा कि वो बहुत जलाता है, आप क्यों काटते हो उसको? हाथ मत लगाओ ना, बनी बनाई दवाई किसी अच्छी कंपनी की ले लीजिए,
ज़रूरी है उसके साथ पंगा लेना है, उसको हाथ जलाना है, कुछ करना है, या उसको शोधन करेंगे, फ्यूम्स आपको लगेंगे, फिर एलर्जी हो जाएगी, फिर आप परेशान होंगे, फिर 10 जगह बताएंगे भल्ला तक ने ऐसा कर दिया। कुछ मत करिए, अच्छी कंपनी का बना हुआ शुद्ध भल्ला तक लीजिए या भल्ला तक का एक्सट्रैक्ट लीजिए और उसको पूरी मात्रा में दीजिए, रिजल्ट आएगा। कितना बोला मैंने भल्ला तक के ऊपर? पहली दवाई कौन सी बोली थी? इम्यूनोमॉड्यूलेटर। पहली बोली थी अश्वगंधा, दूसरी बोली मैंने भल्ला तक, अब तीसरी बोलता हूँ, सब जानते हैं, यूज भी करते होंगे, और ज्यादा करिए। उसका नाम है भूमि आंवलकी, भूमि आंवला, फाइलैंथस नेरियोरी, करिए ना। हमारी भी एक आती है फाइलोसेल, उसमें भूमि आंवलकी ही है, तो ये यूज करिए, इफेक्टिव है। आपको कुछ और देनी चाहिए औषधियां, बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर। कटकी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कटकी। लिवर का बोलते हैं ना कि ये लिवर की दवाई है, आरोग्य वर्धिनी में है, सब कुछ है। अरे कटकी के ऊपर इतना काम हुआ है पूरी दुनिया में, पिक्रोराइजा प्रो पे एस्टैब्लिश्ड इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, यूज करिए। फिर उसके बाद गुडुची, तो आप जानते हैं गुडुची तो इस समय पूरी दुनिया में मुझे लगता है टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया का नाम हो गया है, और अश्वगंधा का भी नाम हो गया है, यष्टि मधु का भी हो गया, वो भी बहुत अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, वो यूज कर सकते हैं। तुलसी बहुत अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ये जो ग्रुप है ना, जो वैद्य, जो आयुर्वेद चिकित्सक, जो डॉक्टर ये तीसरे ग्रुप को यूज करेगा उसको यश मिलने वाला है। तो आप पेशेंट को एक्यूट स्टेज में भी ठीक कर लीजिए, फिर सब एक्यूट में जहां आपने छठी, मधुयष्टि, हरिद्रा, शिरीष, कंटकारी देनी है वो देते रहिए, और फिर क्रॉनिक लेवल पे लंबे समय तक आप उसको ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन देते रहिए। पेशेंट को बोलिए कि सारी जिंदगी सफर करेंगे, अच्छा है ना। आचार्य जैसे कहते हैं साल भर इलाज कराना चाहिए, तो आचार्यों, आयुर्वेद के आचार्यों की बात मानिए भाई, पूरा साल एक एलर्जी का अच्छा इलाज करवाइए। और जब आप ये देते हैं, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर में हरितकी का भी बहुत अच्छा रोल है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, हरितकी अच्छी है। तो आप ये तीसरा ग्रुप है, मैं एक बार गिनाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये अपनी प्रैक्टिस में यूज करें और आपका बड़ा नाम हो, आयुर्वेद का नाम होगा जब आपका नाम होगा। और देखिए फिर मैं एक बात बोलता हूं कि सारी दवाइयां मत दीजिए पेशेंट को, अरे कोई एक दीजिए, कोई 2 दीजिए, कोई 3 दीजिए, बस उससे ज्यादा ऊपर मत जाइए। या फिर कोई कम शास्त्रीय योग है, जैसे मान लीजिए अश्वगंधा है, आप अश्वगंधा का कोई अश्वगंधादि चूर्ण है वो यूज कर लीजिए, या भल्लातक का मैंने बोल दिया, अमृत भल्लातक यूज कर सकते हैं। भूमि अमलकीत का तो मिलेगा नहीं कोई, शायद वो नहीं है, यष्टि आदि चूर्ण यूज कर सकते हैं, गुडुची घनवटी यूज कर सकते हैं, या अमृता गुगलू यूज कर सकते हैं। तो ये सारी औषधियां, कटकी है तो उसके लिए आरोग्य वर्धन यूज कर सकते हैं। या फिर हमने इन सब में हमने भी क्या किया, अश्वगंधा मिलाया, अश्वगंधा, फिर गुडुची, तुलसी और पिपली और यशद, ये 5 चीजें मिलाई, और हमने भी एक बहुत अच्छी इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन बना ली, इम्यूनी, IMUNIE, इम्यूनी, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी औषधियां आप यूज करेंगे। या फिर भल्लातक का एक आप हमारे पास और योग है, गुगलू भी है उसमें, भल्लातक है और चित्रक है, चित्रक भी इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है। इसका नाम है रेव प्लाक। तो रेव प्लाक के बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम ये भी है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, आप उसको यूज कर लीजिए। लेकिन ये तीसरा ग्रुप जो है ना, इसको जरूर यूज करिए, आपको असली रिजल्ट तीसरे ग्रुप के यूज करने के बाद मिलेगा, और तब वो बात होगी कि उसका एलर्जिक जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा कि पेशेंट की एलर्जी बहुत कमजोर हो जाएगी। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप खत्म कर देंगे, ना ऐसा बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, वो गलत है। एलर्जी हो जाती है तो चलती है लाइफ टाइम, 20-20, 25-25 साल तक अगर ठीक रहता है पेशेंट, उसके बाद भी हो सकती है। तो ये कैसे कहें कि एलर्जी ठीक कर देंगे, लेकिन उसको हम लोग वीक तो कर सकते हैं ना, एलर्जिक प्रोसेस को इतना कमजोर कर सकते हैं कि पेशेंट अपना आराम से जीना जिए, इतना तो कर सकते हैं। तो ये करिए, ये 3 मैंने आपको ग्रुप्स बताए, ठीक है। अब
चौथा क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है। मैंने कहा ना, सूजन, शोथ जो इन्फेक्शंस में होता है तो एलर्जी में भी होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे तो उसमें आप गुगलू का कोई योग दे दीजिए, शल्लकी दीजिए, रासना दे दीजिए, दशमूल दे दीजिए, और शुंठी दीजिए, हरिद्रा दीजिए, और फिर अश्वगंधा भी ऐसा है, इनमें से कुछ दे दीजिए। तो हमारी एक लोस्वेल टैबलेट आती है, उसमें हमने शल्लकी के साथ एरंडमोल मिलाया हुआ, बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। बल्कि उसमें जाति फल भी है, वो बाकी सिम्टम्स को भी कम करेगा, पेन किलिंग भी करेगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी आप यूज़ करते हैं ना विटामिन वगैरह, मिनरल्स, तो अपने पास भी तो है ना, शिलाजीत है बहुत अच्छी, तो शिलाजीत यूज़ करिए, उसमें बहुत सारे नैनो मिनरल्स हैं। फिर आमलकी यूज़ करिए, विटामिन सी होता है उसमें, जिंक यूज़ करिए, यशद। फिर उसके बाद कैल्शियम यूज़ करना है तो मुक्ता शुक्ति, कैल्शियम एंटी एलर्जिक भी है, तो उसको एंटी एलर्जिक में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये अपना अभ्रक यूज़ करिए, बहुत सारे उसमें ट्रेस मिनरल्स हैं, ये सारा। तो हमने इन सब को मिला के एक रसायन टैबलेट बना दिया, उसका नाम रख दिया मिनोविट, MINOVIT, मिनरल्स और विटामिन, मिनोविट, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही यूँ कहिए कि अनफॉर्मली आपके साथ बात की है, पूरी मैं हार्ट टू हार्ट में आप लोगों के साथ टॉक कर रहा हूँ, और दिल से चाहता हूँ, ईश्वर साक्षी है कि डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज में हर व्यक्ति पूरी कोशिश करता है कि हम अपने इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स को अच्छी से अच्छी मेडिसिन दें, सभी चिकित्सकों को अच्छी दें, लेकिन इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स को उनको वापस घर बुलाना है ना, क्योंकि अभी समय की मांग है। तो हम भाई आपको अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं, तो आप साथ में नॉलेज दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कंपनी की CEO हैं डॉक्टर ब्रजबाला वशिष्ठ जी, वो बहुत ज़्यादा इस बात पे चिंतित रहती हैं कि हमें कुछ बेस्ट देना है हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स को, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि उनको लगे कि आयुर्वेद में बहुत कुछ है, उनके माइंड में हमेशा रेडी रहे, तो जैसे पेशेंट आए उसको यूज़ करें। तो आप लोगों के साथ ये अनफॉर्मली बात हुई, मैं इसको गिना देता हूँ। जो पहले आपके पास एलर्जी के, अभी ये पूरा नहीं हुआ, एलर्जी वाला कल फिर चलेगा, बहुत लंबा समय लेगा। अभी तो मैं नेजल एलर्जी की बात कर रहा हूँ, अभी तो नेजोब्रोंकियल नीचे वाली अलग है, इसके ऊपर कल बात करते हैं, ओके। लेकिन आज इतना ही कि जब राइनाइटिस हो रहा है, नेजल स्टफिनेस है, तो धतूरा वगैरह का कोई योग दे दीजिए, नारदी लक्ष्मी विलास वगैरह, या उसके साथ गोदमती, वत्सनाभ, ये सब दे दीजिए। और ज़्यादा यूज़ करना हो तो वत्सनाभ, गोदमती और उसके साथ जायफल मिला के हमने एक डोलिड टैबलेट बनाई है पेन किलर, वो भी दे सकते हैं अगर बहुत हेडेक वगैरह हो। तो पहले लेवल पे वो दीजिए। दूसरी लेवल पे आप दीजिए ये शटी, मधुयष्टि, कंटकारी, शिरीष, हरिद्रा वगैरह, ये दूसरे लेवल पे। और गहराई में जाके इम्यूनोमॉड्यूलेटर यूज़ करिए, जिसमें हमने कहा अश्वगंधा है, फिर भल्लातक है, भूमि अमल की है, तो ये सब यूज़ करिए। और उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, अगर कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो वो यूज़ करना है तो वो करिए। शास्त्रीय योग करिए, या अकेले दीजिए, या हमारी लोसवेल टैबलेट दीजिए। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन देनी है तो शिलाजीत वगैरह दीजिए, आमलकी वगैरह, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इनको दीजिए। अपने पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए। पेशेंट्स, बहुत स्कोप है आयुर्वेद का, आप आयुर्वेद को अपनाइए। इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स, आप में से बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं वापस, क्योंकि उनको हम रिजल्ट दे रहे हैं अपने मेडिसिन के द्वारा, बाकी भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। और अभी तक जो आप लोगों ने काम किया है, हम अपनी कंपनी की ओर से उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप सब लोगों को साधुवाद कहते हैं कि आपने भारत के उस लेवल पे जाके गरीब लोगों को एक प्राइमरी हेल्थ केयर दिया है, जो नहीं दिया होता तो बड़ी समस्या होती। आज इतनी बातें ये कर रहे हैं, ठीक है, करते रहें, लेकिन हम आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब आपको आग्रह करते हैं कि लौट आइए, हमारे पास बहुत कुछ है, हम आपके लिए अच्छा अच्छा बना रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी को कल भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी पूरा नहीं होता, और मैं आप लोगों के साथ भावनाओं में
लंबा बह जाता हूँ और फिर बात लंबी खिंच जाती है। तो एनीवे, कल फिर मिलते हैं और कल तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, खास ध्यान रखिए, कोरोना का समय है, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।